सी टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाडा टेस्ट। तो गाडा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। इसका उपयोग बीज ओज जानने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन सीड विगर। इस परीक्षण को एक संवेदनशील परीक्षण के रूप में विकसित किया गया है ताकि भंडारण में बीजों के अपक्षय को मापा जा सके और बीजों की सापेक्षिक भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया जा सके। दिस टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए सेंसिटिव टेस्ट टू measure seed deterioration in storage and to predict relative storability of seed lots। यह एक परीक्षण है जो टेट्राजोलियम की तरह एंजाइमों के एक समूह की बजाय एक विशिष्ट एंजाइम की सक्रियता को मापता है। एंजाइम सक्रियता का स्तर निकली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से निर्धारित होती है, जो बीज की गुणवत्ता से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित होती है। अर्थात जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बीज की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। This is a test that measures the activity of one specific enzyme rather than a system of enzymes as does tetrazoleum. The level of enzyme activity is determined by the amount of carbon dioxide given off and is positively correlated to seed quality. It means the more CO2 given off, the better the quality of the seed. तो गाडा टेस्ट को इस फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये एक संवेदनशील परीक्षण है। भंडारण में बीजों के अपक्षय को मापने के लिए हम लोग गाडा टेस्ट करते हैं। इसके अलावा बीजों की सापेक्षिक भंडारण क्षमता का अनुमान लगाने के लिए हम लोग गाडा टेस्ट करते हैं। गाडा टेस्ट में विशिष्ट एंजाइम की सक्रियता कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से निर्धारित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा व बीज की गुणवत्ता में सकारात्मक सहसंबंध होता है। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो गाडा टेस्ट जो है ये एक सेंसिटिव टेस्ट है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ सीड डिटेरोरेशन इन स्टोरेज के लिए और साथ में प्रिडिक्शन ऑफ रिलेटिव स्टोरेबिलिटी ऑफ सीड लॉट्स के लिए। एक्टिविटी ऑफ वन स्पेसिफिक एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सीड क्वालिटी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पेज टेस्ट। पेज की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका उपयोग आनुवंशिक शुद्धता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। प्रोटीन प्रत्यक्ष जीन उत्पाद होती है, अतः बीज व अंकुर की प्रोटीन व एंजाइमों का परीक्षण किया जा सकता है। इसमें जब जेल में विद्युत सप्लाई की जाती है तो आवेशित कणों की विपरीत ध्रुवों की ओर गति होती है। आकार के अनुसार अणुओं की स्पीड अलग अलग होती है, जिससे वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और बैंड्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स आर डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट्स। Therefore, the proteins and enzymes of seeds and seedlings can be tested. In this, when electricity is applied in the gel, the charged particles move towards the opposite pole. The speed of the molecules varies according to the size by which they are separated from each other. तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मीडियम है, तो मीडियम यहाँ पे जेल होता है और यहाँ पे जो जेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। और यहाँ पर सैंपल को लोड किया जाता है। सैंपल का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटीन, जो प्रोटीन सैंपल होगा वो यहाँ पर लोड किया जाएगा। अब प्रोटीन जो है उसके मॉलिक्यूल्स का साइज अलग अलग होगा, तो अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो बड़े साइज के या लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीमी गति से या स्लो रेट से मूव करते हैं, तो इसका मतलब वो पीछे रह जाते हैं। जबकि जो स्मॉलर या छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट रेट से या हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, जिससे वो आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से साइज के अकॉर्डिंग या आकार के अनुसार इनका पृथक्करण हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए दिया हुआ है। तो एक तरफ पॉजिटिव एंड को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड को जोड़ा जाता है और फिर इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो दी जाती है। तो ये है भी पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बैंडिंग पैटर्न के आधार पर फिर किस्मों को वेरीफाई किया जाता है। वेराइटीज आर वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडिंग पैटर्न। तो बैंडिंग पैटर्न के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को चेक करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बाय मेजरिंग RM ऑफ बैंड्स
टोटल नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं, कुल संख्या कितनी है बैंड्स की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक बैंड, जो विशिष्ट बैंड्स हैं वो उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स, जो बैंड्स हैं उनकी तीव्रता कितनी है, वो डार्क हैं, गहरे हैं या फिर लाइट हैं, मतलब हल्के हैं। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे बीज निरीक्षण या सीड इंस्पेक्शन। तो संसाधन इकाई में प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर बीज ढेर का नमूना लिया जाना चाहिए। बीज की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बीज के नमूने बीज प्रमाणीकरण कार्यालय के सहायक निदेशक के माध्यम से बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। द सीड लॉट्स शुड बी sampled within 3 months from the date of receipt in the processing unit. Seed samples will be sent to seed testing laboratories through Assistant Director of Seed Certification Office to ascertain the quality of seeds. तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो बीज ढेर है हमारे पास, तो बीज ढेर से हम लोग क्या करेंगे, बीज नमूना लेंगे। तो बीज ढेर से बीज नमूना लेने का जो कार्य है वो किसका होता है, सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक का होता है। तो 3 महीने के भीतर भीतर जब ये बीज कहाँ पहुँच जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट में पहुँच जाता है, संसाधन इकाई में पहुँच जाता है, तो उसके 3 महीने के भीतर भीतर सीड का सैंपल लेके, बीज का नमूना लेके सहायक निदेशक बीज प्रमाणीकरण कार्यालय के माध्यम से SSTL यानी स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीड इंस्पेक्शन या बीज निरीक्षण। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो ये मान लीजिए सीड लॉट है, सीड लॉट से सीड सैंपल लिए जाते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिसिप्ट इन द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचने के 3 मंथ के अंदर अंदर सीड सैंपल लेके असिस्टेंट डायरेक्टर सीड सर्टिफिकेशन ऑफिस के थ्रू उसको SSTL यानी स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज दिया जाता है या सेंड कर दिया जाता है, ताकि जो भी क्वालिटी से रिलेटेड टेस्ट हैं या गुणवत्ता से संबंधित जो भी परीक्षण है वो किए जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनेबल वीड। तो आपत्तिजनक खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो निम्न में से एक या अधिक तरीकों से हानिकारक होते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड्स आर वीड्स विच आर हार्मफुल इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला है, इनके बीजों का आकार और आकृति फसल के बीज के समान होते हैं जिसे निकालना मुश्किल होता है। द साइज एंड शेप ऑफ देयर सीड्स आर सो सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रॉप सीड दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। दूसरा है, उनकी वृद्धि स्वभाव प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव के कारण बढ़ती फसल के लिए हानिकारक होता है। देयर ग्रोथ हैबिट इज डेट्रीमेंटल टू द ग्रोइंग क्रॉप ड्यू टू कंपीटिंग इफेक्ट। तीसरा है, उनके पादप भाग मनुष्यों या जानवरों के लिए घातक होते हैं। देयर प्लांट पार्ट्स आर इंजूरियस टू ह्यूमंस और एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, वे फसल के कीटों और रोगों के लिए एक वैकल्पिक परपोषी के रूप में कार्य करते हैं। दे सर्व एज एन अल्टरनेट होस्ट फॉर क्रॉप पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो आपत्तिजनक खरपतवार जो है उसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऐसे खरपतवार जिनको निकालना कठिन होता है, इनके बीजों को निकालना कठिन होता है। दूसरा, ये प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव जो है वो उत्पन्न करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ, फसली पौधों के साथ, ठीक है, जिससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ जो है ये ग्रहण कर लेते हैं और फसली पौधों को कम मिलता है। तीसरा है, मनुष्यों या जंतुओं के लिए घातक होते हैं। अगर मनुष्य या जंतु इन खरपतवारों के बीजों को खाते हैं तो उनकी स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। उसके बाद वैकल्पिक प्रपोषी जो कीट होते हैं या रोग होते हैं उनके लिए एक वैकल्पिक प्रपोषी के रूप में भी कार्य जो है ये कर सकते हैं जो आपत्तिजनक खरपतवार हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड्स क्या है अभी, डिफिकल्ट टू रिमूव, इनके सीड का साइज एंड शेप जो है वो बिल्कुल क्रॉप सीड के सिमिलर होता है, इसलिए इनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। कंपीटिंग इफेक्ट, जो वीड प्लांट्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, जिससे क्रॉप प्लांट्स को कम जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है, वाटर मिलता है या जो स्पेस है वो मिल पाता है, जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल वीड जो है वो कर सकता है। तीसरा है इंजूरियस टू ह्यूमंस और एनिमल्स। तो अगर जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं इन वीड्स के सीड्स का कंजप्शन करते हैं तो वो उनकी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट जो है वो डाल सकता है। इसके अलावा अल्टरनेट होस्ट, जो भी डिजीज़ और पेस्ट्स होते हैं प्लांट्स के, क्रॉप प्लांट्स के, तो उनके लिए एक अल्टरनेट होस्ट की तरह भी अगर वीड प्लांट जो है कार्य कर रहा है या वर्क कर रहा है तो वो एक तरह का ऑब्जेक्शनेबल वीड होगा।
अब एग्जाम्पल्स या उदाहरण जो है वो एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स के ऑब्जेक्शनेबल वीड्स या अलग अलग फसली पौधों के जो आपत्तिजनक खरपतवार हैं वो कौन कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टेबल के अंदर आपको ध्यान में रखना है, व्हीट या गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, राइस या धान का आपत्तिजनक खरपतवार है ओराइजा स्टाइवा वैरायटी फटुआ, मस्टर्ड सरसों की बात करें तो इसका आपत्तिजनक खरपतवार है आर्जिमोन मैक्सिकाना, बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार है चिकोरम इंटीबस, लेचुस जो है इसका आपत्तिजनक खरपतवार है लेक्टुका स्टाइवा, ओकरा भिंडी की बात करें तो इसका जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो है एबेलमॉस्कस स्पीसीज, कुकुरबिट्स की बात करें तो कुकुरबिटा स्पीसीज जो है ये इसका आपत्तिजनक खरपतवार है। उसी तरह से ल्यूसर्न की बात करें तो कुस्कुटा स्पीसीज जिसको डोडर या अमरबेल भी कहते हैं तो वो इसका आपत्तिजनक खरपतवार है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे जीएम फसलें या जीएमओ क्रॉप्स इनको बोल देते हैं। ऐसी फसलें जिनमें एक नए जीन को समावेशित करके इनके जीनोम को रूपांतरित कर दिया जाता है जीएम फसलें कहलाती हैं। इस नए जीन की अभिव्यक्ति से नई प्रोटीन बनती है जो जीएम फसल को नया लक्षण देती है। क्रॉप्स इन विच द जीनोम इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू जीन आर कॉल्ड जीएम क्रॉप्स. The expression of this new gene creates a new protein that gives a new characteristics to the GM crop. तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। जीएम फसलों में क्या किया जाता है, सामान्य फसलों के अंदर नया जीन समावेशित करवा दिया जाता है जिससे सामान्य फसलों का जीनोम रूपांतरित हो जाता है। तो जीनोम का रूपांतरण हो जाता है जिससे अब होता क्या है, जीनोम का रूपांतरण हो गया तो जो जीएम फसल बनेगी उसमें नए जीन की अभिव्यक्ति होगी और नया जीन नई प्रोटीन बनाएगा और नई प्रोटीन जो है वो नया लक्षण उत्पन्न करती है। जीएम क्रॉप्स क्या है भाई, इनमें नॉर्मल क्रॉप्स के अंदर उनका जो जीनोम होता है उनमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू जीन जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है जिससे होता क्या है, इन नॉर्मल क्रॉप्स का जीनोम क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। तो जीनोम इज ट्रांसफॉर्म्ड, अब इनको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। अब जीएम क्रॉप्स में एक्सप्रेशन होता है ऑफ न्यू जीन का एक्सप्रेशन होगा तो न्यू प्रोटीन बनेगी और न्यू प्रोटीन गिव्स ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू द क्रॉप।